आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो विराट हेरिटेज और प्राचीन के वृत्तांतों पर आधारित है। यह रानी अहिल्याबाई होलकर की विरासत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई थी, लेकिन इन स्रोतों ने इसे बिल्कुल एक नई रोशनी में हमारे सामने रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही गहरा, बिल्कुल अचंभित कर देने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे स्रोत औरंगजेब के विनाशकारी अभियान के रूप में वर्णित करता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य सभ्यता को नष्ट करना और पवित्र मंदिरों को गिराना था। और ठीक उसी के समानांतर दूसरी तरफ एक विधवा रानी का बिल्कुल शांत लेकिन अटूट संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जिसने राख के ढेर से पूरी संस्कृति का दोबारा निर्माण किया। ये जो भारी अंतर है ना, यही हमारे आज के विश्लेषण की असली नींव है। कहानी की शुरुआत होती है भाग 1 से, एक अप्रत्याशित शुरुआत। स्रोत बताता है कि अहिल्याबाई का शुरुआती जीवन किसी सिनेमाई कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं था। बात है साल 1725 की, महाराष्ट्र के चौंडी गांव का एक बेहद साधारण सा धनगर परिवार। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका किसी शाही घराने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। कोई महलों की चकाचौंध नहीं, बल्कि बिल्कुल एक आम परिवेश। तो फिर ये सवाल उठता है कि साधारण सी पृष्ठभूमि वाली एक लड़की रानी कैसे बनी। ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। महज 8 साल की उम्र में एक स्थानीय शिव मंदिर में उनकी निडर और असीम भक्ति ने होलकर राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे इस छोटी सी बच्ची की श्रद्धा और समझदारी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि उनके बेटे खंडेराव के लिए अहिल्याबाई ही सबसे सही जीवन साथी हैं। और बस यहीं से एक असाधारण जीवन का पहला कदम रखा गया। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, संकट और शक्ति। शुरुआती सफलता के बाद कहानी में ऐसे गहरे व्यक्तिगत दुख आते हैं जिन्होंने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। ये पूरा घटनाक्रम सच में दिल दहला देने वाला है। 1725 में जन्म के बाद 1754 में कुंभेर के युद्ध में उनके पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। सिर्फ 29 साल की उम्र और अहिल्याबाई विधवा हो गई। लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुए। इसके कुछ ही सालों के भीतर उन्होंने अपने ससुर मल्हार राव और फिर अपने युवा बेटे को भी हमेशा के लिए खो दिया। एक के बाद एक हुए इन भयंकर हादसों ने मालवा के सिंहासन को पूरी तरह से खाली कर दिया था। इन असहनीय दुखों के बीच स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र करता है, राज्य की असली आशा और भविष्य। पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होने के लिए बिल्कुल तैयार थीं, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि इस युवा विधवा के भीतर ही राज्य को संभालने की ताकत है और मालवा का भविष्य उन्हीं में छिपा है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। अब आता है भाग 3, राघोबा का मनोवैज्ञानिक युद्ध। जाहिर सी बात है, जब सिंहासन खाली दिखा और एक दुखी विधवा को राजपाट संभालते हुए देखा गया, तो लालची राघोबा पेशवा को लगा कि ये तो एक बहुत ही आसान शिकार है। उसे लगा एक अकेली महिला से मालवा छीनना अब बस बच्चों का खेल है। लेकिन राघोबा ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अहिल्याबाई ने हार मानने के बजाय एक गजब की रणनीतिक चाल चली। उन्होंने घुटने टेकने के बजाय महिलाओं की एक पूरी सेना तैयार की और उसे युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही सधा हुआ पत्र राघोबा को भेजा। उन्होंने दुश्मन को एक ऐसे मानसिक जाल में फंसा दिया जिससे बाहर आना लगभग नामुमकिन था। ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था, एक परफेक्ट कैच-22 सिचुएशन। जरा सोचिए, अगर राघोबा युद्ध जीतता तो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती कि इतने शक्तिशाली पेशवा ने महिलाओं की सेना से लड़कर जीत हासिल की है। और अगर वो हार जाता तो एक महिला से हारने का दाग उसकी विरासत पर जीवन भर के लिए लग जाता। इस फंदे ने राघोबा को बिना लड़े ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसी घटना ने उन्हें निर्विवाद रूप से लोक माता के रूप में स्थापित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। सैन्य रणनीतियों से आगे निकलकर स्रोत बताता है कि उनकी असली लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी गई थी। यह शांति और निर्माण की लड़ाई थी। भारत की आध्यात्मिक आत्मा को बचाने का 40 साल लंबा एक अभूतपूर्व प्रयास।
स्रोत के अनुसार उनकी सबसे बड़ी और चर्चित वास्तुकला उपलब्धि थी काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, जिसे पहले औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था। स्रोत इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। हथियारों के बिना लिया गया एक शांतिपूर्ण लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रतिशोध। विनाश का जवाब निर्माण से। और ये निर्माण किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक और हरिद्वार से लेकर रामेश्वरम तक, साथ ही अनगिनत घाट और धर्मशालाएं। ये दिखाता है कि उनके पुनर्निर्माण का पैमाना कितना विशाल था। उन्होंने सचमुच जमीन से उठकर सनातन विरासत में एक नई जान फूंक दी थी। यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे विचारणीय हिस्से में प्रवेश करते हैं। भाग 5, इतिहास की बहस। विराट हेरिटेज और प्राच्यम जैसे स्रोतों ने आधुनिक इतिहास लेखन पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। स्रोत का तर्क यहाँ बहुत ही स्पष्ट है। एक तरफ अहिल्याबाई ने हिंदू सभ्यता की आध्यात्मिक रीढ़ का इतना विशाल पुनर्निर्माण किया, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये दावा करता है कि मुख्य धारा के इतिहास में मार्क्सवादी और औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा उनकी इस महान विरासत को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया ताकि एक खास मुगल केंद्रित नैरेटिव को बचाया जा सके। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ इस दृष्टिकोण को समझना है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाओं और उनके संरक्षण को अलग-अलग चश्मे से देखा और पढ़ाया जा सकता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्रोत पाठ के अंत में एक बहुत ही कड़ा आह्वान करता है। यह आग्रह करता है कि हमें ऐतिहासिक कथाओं को वापस लेना चाहिए और औपनिवेशिक मानसिकता से खुद को मुक्त करना चाहिए। स्रोत लोगों से प्राच्यम जैसे प्लेटफॉर्मों का समर्थन करके इस सांस्कृतिक जागरण में हिस्सा लेने की अपील करता है। तो अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मन में रह जाता है। अहिल्याबाई होलकर की ये कहानी ऐतिहासिक संरक्षण और मुख्यधारा के इतिहास में पढ़ाई जाने वाली कथाओं के बारे में हमारी समझ को कैसे चुनौती देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें स्मृति, विरासत और ऐतिहासिक सत्य के दावों पर गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाता है। इस वैचारिक सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको एक नया नजरिया दिया हो।